हाय, अस्सलाम वालेकुम। टुडे मैं आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान में एचईसी की स्कॉलरशिप कैसे विन करते हैं। मैं ख़ास तौर पे बात करूंगा एचईसी ओवरसीज़ स्कॉलरशिप की। ठीक है, अजान हो रही, स्टॉप करते। अच्छा जी, अजान हो रही थी। तो आज हम मैं आपको बताना चाहूँगा कि कैसे हम एचईसी ओवरसीज़ स्कॉलरशिप को लेके चल सकते हैं। आप लोगों ने टेस्ट ऑलरेडी दे दिए होंगे हैट के, तो मैं थोड़ा सा उसके बारे में बताऊंगा पहले कि इसको अप्लाई कैसे करते हैं। उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा कि आगे का प्रोसेस कैसा होता है, जो कि आपका शायद अभी मेन हन टारगेट हो फ़िलहाल, क्योंकि आप टेस्ट दे चुके हैं। सबसे पहले एच ई सी ओवरसीज़ स्कॉलरशिप जो है एक साल में एक दफ़ा अनाउंस होती है, जिसको आपने जिसके लिए आपने अप्लाई कर देना ई पोर्टल के ज़रिए। तो वहाँ पे ई पोर्टल में ये है कि अब से पहले से आपने अपनी प्रोफाइल सेट करके रखनी है। ठीक है, तो प्रोफाइल सेट होगी तो आपको जो सी भी स्कॉलरशिप आएगी तो आप इजीली फिर अप्लाई कर सकते हैं, कोई इशू आपको नहीं होगा। 10 मिनट में आप फिर अप्लाई कर, अदरवाइज़ आपको फिर काफ़ी टाइम लगता है, स्कैन चीज़ें करनी पड़ती है। ठीक है जी। तो पहली चीज़ आपको नंबर वन आपको करना पड़ता है, प्रोफाइल अपनी सेट रखनी पड़ती है। अगर कोई भी ओवरसीज़ स्कॉलरशिप जिसमें आप अप्लाई कर रहे हैं, जो लर्निंग अब्रॉड वाली है या इंडिजिनस भी हैं, तो उसके लिए आपके की प्रोफाइल पहले से सेट होनी चाहिए। आपने प्रोफाइल भरी, सेट की ऑलरेडी। उसके बाद आपने ओवरसीज़ के नीचे से लेफ़्ट साइड पे जो पूरा उनका बार्स होता है, उसमें लेफ़्ट साइड पे ओवरसीज़ निकाल के उसमें अप्लाई करना है। तो उसमें फ़र्स्ट स्टेप आपसे पूछेंगे कि आपका सब्जेक्ट क्या है, बायोलॉजिकल साइंस, कौन सा साइंसेस है, कौन सा सब्जेक्ट है, वो सिलेक्ट करना है। उसके बाद जब आप आगे जाते हैं तो आपसे पूछते हैं ख़ास तौर पे स्पेसिफिकली ओवरसीज़ स्कॉलरशिप में कि आपने अटैच लेना है, अनअटैच लेना है, और अगर अटैच लेना है तो उसमें कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ आपने सेलेक्ट की होती हैं। अच्छा, यहाँ पे एक मिनट आपको बता दूं कि एच ई सी ओवरसीज़ स्कॉलरशिप की एलिजिबिलिटी क्या है। इसकी एलिजिबिलिटी ये है कि आपको आपके एकेडमिक क्रेडेंशियल्स में एक ही सेकेंड डिवीज़न होनी चाहिए। दूसरा, आपकी जो तालीमी जितने भी क्रेडेंशियल्स हैं, असनाद हैं, उनमें असनाद हैं उनमें एक सेकेंड डिवीजन नहीं चाहिए। दूसरा ये कि जब आप टेस्ट देते हैं तो वो हेड टेस्ट में आपके मिनिमम 70 मार्क्स होने चाहिए। अच्छा, 70 मार्क्स या 70% मार्क्स जो हैं वो आपके पीछे के जो अगर आपने कभी टेस्ट दिया है तो वो भी काउंट होते हैं। ठीक है, तो इसमें ये फ़ायदा है, 2 साल तक का जो आपका पीछे का स्कोर है, आपने इंडिजिनस के लिए दिया है, किसी और टेस्ट के लिए, पर हैट है, एच ई सी एप्टीट्यूड टेस्ट है, तो आपका वो कंसिडर्ड होगा। ठीक है जी। तो ये बड़ी ज़बरदस्त बात है। अगर पुराना कोई है, आपका स्कोर इतना कि 70-80 है, जिससे आप आसानी से इसको क्लिंच कर सकते हैं, स्कॉलरशिप को। अच्छा जी, अब मूविंग ऑन। तो ये दो किस्म की कैटेगरीज होती हैं इसमें, एक अटैच होती है और एक अनअटैच होती है। अटैच में ये होता है कि आपको पहले, अगर आप शॉर्ट लिस्ट हो चुके हैं, आपने 70 से ज़्यादा मार्क्स ले लिए हैट में, आप शॉर्ट लिस्ट हो चुके हैं, तो आपको क्या करना है कि पहले आपने ऐसी यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करनी है। अप्लाई करते वक्त आपको ये सिलेक्ट करना होता है कि अटैच लेना है या अटैच पे जाना है। तो आपने यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करनी है जिन यूनिवर्सिटी में आप रिक्रूट होना चाहते हैं। वहाँ पे लेक्चरर की जॉब आपको पहले उसके सिलेक्शन प्रोसेस के थ्रू गुजरना पड़ेगा। एच ई सी अगर आप शॉर्ट लिस्ट में, तो एच ई सी आपको ही रिकमेंड करती है, पर आपको उस प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। जो लेक्चरर का प्रोसेस है, फॉर एग्जाम्पल आप पीएचडी के लिए जा रहे हैं तो आपको लेक्चरर यहाँ पे पहले भर्ती होंगे, तो उसके जितना भी रिक्रूटमेंट प्रोसेस है आपको उसको पास करना होता है। अगर आपने वो फेल करे तो आपकी फिर ये स्कॉलरशिप गई, और ना आप फिर लेक्चरर होंगे, ना आप पीएचडी के लिए बाहर जा सकेंगे। ठीक है जी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सिलेक्ट, यू हैव टू चूज़ दो यूनिवर्सिटी इन विच के बहुत सारे डिमांड हो फैकल्टी के लिए। तो वो यूनिवर्सिटीज़ आपने सेलेक्ट करनी है। तो वो कैसे सेलेक्ट करेंगे, आपको एक पीडीएफ फाइल मिल जाएगी जो एचईसी ने अपलोड की हुई है इसी ओवरसीज़ की साइट पे। वहाँ पे आपको वो पीडीएफ मिल जाएगी, उसमें पूरी लिस्ट है यूनिवर्सिटीज़ की ऊपर से नीचे तक। वो लिस्ट आपने देख लेनी, उसमें आपके जो आपको सूट करती है यूनिवर्सिटी, और वहाँ पे डिमांड भी है फैकल्टी की, वो यूनिवर्सिटीज़ आपने 3 यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर देनी है। ठीक है जी। अब अनअटैच कैटेगरी का क्या है, उसमें यह है कि आपको जॉब के लिए पहले नहीं जाना पड़ता, कोई आपको रिक्रूटमेंट प्रोसेस नहीं होना पड़ता, बल्कि डायरेक्ट आप पीएचडी के लिए जाते हैं।
तो इस का इन दिस काइंड ऑफ कैटेगरी यू हैव टू चूज़ आउट 3 कंट्रीज़ जो कि HEC की कोलेब्रेशन में हो, और HEC की कोलेब्रेशन जितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी लिस्ट भी आपको मिल जाएगी वहीं पे साइट पे, ठीक है जी। आपने उसमें देख लिया, मिल जाएंगी वो कंट्रीज़, मिल जाएंगी कौन कौन सी कंट्री में कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो आप लोगों ने पहले वो देख लेना है कि आप कौन सी कंट्री में आसानी से एडमिशन ले सकते हैं, आपके लिए कौन सा बेहतर है जहाँ आप जाना चाहते हैं। तो इसके लिए आपको ज़रूरी है कि पहले से आपको पता होना चाहिए कि कौन सी यूनिवर्सिटी आप जाना चाहते हैं, तो वो यूनिवर्सिटी कौन सी कंट्री आप जाना चाहते हैं जिसमें आपको एडमिशन मिल सकता है। फॉर एग्जांपल मैंने UK, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया सेलेक्ट किया था पहले, पर इसमें ज़्यादा परेशान होने की बात नहीं है। जब आप एक दफ़ा शॉर्ट लिस्ट हो जाए तो आप इस को चेंज भी कर सकते हैं, तो इसमें ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है, ठीक है जी। मूविंग ऑन, तो ये कैटेगरी सिलेक्ट अटैच और अनअटैच की बात हो गई। आपने इसके बाद फिर वो जब टेस्ट अनाउंस होता है आपने टेस्ट देना होता है। टेस्ट में अगर आपके जितने मार्क्स आते हैं, अगर 70% से कम है तो आप मतलब वो टेस्ट आपको कंसिडर नहीं होगा। और प्रीवियसली भी आपने कोई टेस्ट नहीं दिया तो उस साल में जो अभी तक एक्सपायर नहीं हुआ, तो उसमें भी आपके 70 से ज़्यादा मार्क्स नहीं तो आपकी फिर सिलेक्शन नहीं होगी। पर अगर आपका पीछे कोई इतना 70-80 मार्क्स वाला पड़ा हुआ है टेस्ट और अभी भी आपने ज़्यादा मार्क्स लिए, तो फिर आपको उनमें से जो मैक्सिमम मार्क्स वाला है वो कंसिडर्ड होगा, ठीक है जी। अच्छा, अब ये सारा कुछ हो गया, अब शॉर्ट लिस्ट हो गए, अलग करें। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं हो गया हूँ, तो मैं यूके जा रहा हूँ। तो अब आपने क्या करना है? अब आफ्टर शॉर्ट लिस्टिंग यू हैव व्हाट यू हैव टू डू इज़ कि आपने जो सी कंट्रीज़ ऑप्ट की हैं उन कंट्रीज में, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने यूके या ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड ऑप्ट किया है, तो आपके पास IELTS होना चाहिए, ठीक है। वो 6.5 और मुख्तलिफ रिक्वायरमेंट है, पर मिनिमम 6.5 है यूनिवर्सिटी के लिए। जो फिर आपने जो वो लिस्ट में देखने कि जो सी कंट्री, फॉर एग्जाम्पल UK किया हुआ है, या जर्मनी जर्मनी की हुआ है, UK की हुआ है, तो वहाँ पे आपने फिर अप्लाई करना एडमिशन के लिए। अगर जर्मनी आपने ऑप्ट किया हुआ है, तो यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि उसकी अप्लाई का तरीका ये है कि आपने डार्ट के थ्रू अप्लाई करना है। तो इससे बेहतर अगर डायरेक्ट हो, तो डार्ट अगर हो तो वो फिर आपको उसके भी सिलेक्शन प्रोसेस के थ्रू एक तरह का गुजरना पड़ता है। तो लोग कोशिश करते हैं कि जो डायरेक्ट यूनिवर्सिटीज़ होती हैं जहाँ पे डायरेक्ट आप अप्लाई कर सकते हैं, तो वहाँ पर अप्लाई करते हैं। जैसे मैंने यूनिवर्सिटीज़ में डायरेक्ट वहाँ पे कोई एजेंसी बीच में इन्वॉल्व नहीं है, आप डायरेक्टली अप्लाई करें। पर आपका UK का इशू ये है, वहाँ पे आपको NHS जो है उनकी नेशनल हेल्थ सरचार्ज है, हेल्थ के लिए जो पैसे होते हैं वो आपको इंश्योरेंस पे करनी पड़ती है, वो काफ़ी ज़्यादा है। और दूसरा ये कि वीज़े के पैसे चूँकि आपको ख़ुद पे करने पड़ते हैं, वो भी काफ़ी ज़्यादा है। और तीसरी बात ये है कि UK में आपको IELTS चाहिए होता है, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा है। और चौथी बात ये है कि UK में जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, अक्सर मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ आर लोकेटेड इन लंदन। तो लंदन में जो है वीज़ा के लिए भी आपको 1265 पाउंड चाहिए होते हैं मंथली स्टाइपेंड के तौर पे। अगर वो आपके पास नहीं है तो फिर आपको अपने जेब से शो करना पड़े, जो कि बहुत बड़ा मसला है। तो इस वजह से मुख्तलिफ कंट्रीज़ आप देख सकते हैं जो सी कंट्री में आप जाना चाहते हैं। होप यू आर गोइंग अलॉन्ग विद मी। सो ये हो गया। अब आपने वहाँ पे अप्लाई करना है। जब आपको वहाँ पे एडमिशन मिल जाता है जो सी यूनिवर्सिटी में है, वो एडमिशन आपने जो ऑफ़र लेटर होती है HEC भी जमा करते हैं, जिससे आपको एक प्रोविजनल अवार्ड लेटर देता है, जो कि फिर आपने यूनिवर्सिटी में जमा करना है। यूनिवर्सिटी आपको अनकंडीशनल अवार्ड लेटर देता है, वो अनकंडीशनल अवार्ड लेटर और अदर डॉक्यूमेंट्स के साथ, जिसमें FRC है, फैमिली FRC है जो नादर से मिलता है, गारंटर का। अच्छा, मैं आपको ये 1 मिनट यहाँ पे छोड़ दें, आगे चलते हैं, मैं इसको आखिर में बताता हूँ आपको, ठीक है। तो आपने फिर जमा कराना है, आपको वहाँ से फिर अवार्ड लेटर मिलेगा, फाइनल अवार्ड लेटर, जो कि और आपको 2 महीने का स्टाइपेंड हाथ में दिया जाएगा, चेक आपको दिया जाएगा जो आप निकाल सकते हैं। फिर जाके वहाँ पे आप अपनी PhD स्टार्ट करते हैं। तो जो सी कंट्री आप गए, जिस कंट्री में यूनिवर्सिटी है, उस कंट्री की एम्बेसी फिर आपको बाकी पैसे वहाँ से मिला करेंगे। आपने अकाउंट खोलना है और वो अकाउंट को देना है, और वो HEC उनको लिखेगी, वो फिर आपको पैसे भेजते रहेंगे, ठीक है जी। अब यहाँ पे ये तो सीधी सीधी बात हो गई। अब थोड़े इसमें HEC की ओवरसीज़ स्कॉलरशिप मसाइल हैं। वो मसाइल ये हैं कि आप अगर HEC की ओवरसीज़ स्कॉलरशिप की है तो आपको गारंटर भी देना होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको गारंटर ऐसा देना होता है, जो आपके अबू भी हो सकते हैं, कोई आप ख़ुद नहीं हो सकते, कोई भी अबू हो, भाई बहन कोई भी हो, कि 6 मिलियन की प्रॉपर्टी की गारंटी देनी पड़ती है। 6 मिलियन मतलब 60 लाख रुपए की गारंटी देनी पड़ती है। तो वो जो 60 लाख रुपए हैं, सॉरी,
जो 60 लाख रुपए हैं वो आपने उसकी गारंटी देनी होती है, उसकी मजिस्ट्रेट से, तहसीलदार से नोटरी पब्लिक कराना होता है, स्टम्प पेपर होते हैं कोई 15-20 पेजेस होते हैं, तो आपको वो सारे पेजेस स्टम्प पेपर करने होते हैं, तो आपका 3-4 हज़ार खर्चा इसी में आ जाता है। और साथ में फिर आपको तहसीलदार रजिस्ट्रार जितने रेवेन्यू के ऑफिसर हैं, पटवार, वो सबसे गुजर के करना पड़ता है, उसकी काफ़ी लेंथी प्रोसेस है, आपको करना पड़ता है, वो उन पे स्टेप लगाने पड़ते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा मसला है, थोड़ा इशू है। और यूके का जो मैं कह रहा था कि उसमें यह है कि आपको देना पड़ता है, NHS सरचार्ज है, काफ़ी चीज़ें वो आपको देनी पड़ती हैं, तो इस वजह से मसला होता है। तो खैर, अच्छी स्कॉलरशिप है, अच्छा पैकेज है, आप इंजॉय कर सकते हैं। वापस आप आएंगे तो आपको जॉब की कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, कोई क्वेश्चन अभी हो, आप लोगों का कुछ पूछना हो तो बेला झिझक पूछें। बाय।